वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, फिर कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में बच्चों में डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसमें सिमिलरिटी है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आपने क्लास 11 में पढ़ा था, और जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, लगभग वैसा ही है और 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। सो इट इज जस्ट ए रिविजन। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं बेसिकली, सीरीज में और पैरेलल में। तो इनके जो फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, और सीरीज और पैरेलल की पहचान दोबारा से सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने कैपेसिटर्स के केस में सीखा था। मान लीजिए n रेजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज n रेजिस्टर्स, कुल मिलाकर n रेजिस्टर्स, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अभी हम n मान रहे हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है। n रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं जिनकी वैल्यूज हैं R1, R2, R3, R4 डैश 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 अप टू Rn, और इन सबको सप्लाई दी हमने। ये सिंबल है बच्चों रेजिस्टेंस का। तो जब n रेजिस्टेंस दिखाने हैं तो आपको 3 तक दिखाने होंगे और उसके बाद डैश ले जाकर लास्ट में nth रेजिस्टेंस R1, R2, R3, Rn, और इन सबको हमने जोड़ दिया है V वोल्ट की बैटरी से। अब अगर आपके पास बजट है, पैसा है खर्च करने के लिए, तो की लगा दो, नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ दो। सर्किट इज कंप्लीट। यहां से जो करंट आई चलेगी, सभी रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होने वाली है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात यही होती है बच्चों कि करंट सेम रहती है। कैपेसिटर्स के केस में चार्ज सेम था, स्प्रिंग के केस में फोर्स सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम फोर्स काम करता है हर स्प्रिंग पर। हियर माना कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो रहा है V1। स्प्रिंग के केस में डिस्प्लेसमेंट अलग होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। कैपेसिटर्स के केस में चार्ज सेम होता है पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है हर कैपेसिटर पे। रेजिस्टेंस के केस में करंट सेम होती है सीरीज में, पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। यहाँ V1 ड्रॉप हो रहा है, इस पे माना कि V2 ड्रॉप हो रहा है, एंड सो ऑन। 3 तक हमने दिखा दिया, V3, और फिर फाइनली लास्ट वाला Vn। डीसी सर्किट में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो V है बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो इन सबका सम है। और हम जो इक्वेशन फ्रेम करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मान लो इन सारे रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए जिसकी वैल्यू है कैपिटल R, तो हमें पता करना है कैपिटल R को, यानी उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ R1, R2, R3, Rn। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है उसको लेकर हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिचुएशन इज एज शोन इन सर्किट अबोव, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया हुआ है SIT डॉट डैश डैश। और हियर सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, इसकी मैथमेटिक्स पर। इफ वी रिप्लेस, बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ ओरली, डिक्टेट करा रहा हूँ, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इफ वी रिप्लेस ऑल n रेजिस्टर्स विद ए सिंगल रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज गिवन एज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश अप टू Vn। लिखने का तरीका गौर से देख लें बोर्ड पर, यह स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसे लिखना होगा। यहां पर भी प्लस आएगा, यहां पर भी प्लस आएगा, बट हम जानते हैं, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 में नाम दे देता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V तो किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर, जहां R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, एंड V1 किसके बराबर है, I टाइम्स R1, करंट तो सेम है सब में, एंड V2 I टाइम्स R2, एंड सो ऑन। यहाँ पे चाहे तो V3 भी लिखकर फिर Vn तक ले जा सकते हैं,
नहीं तो ऐसे डैश डैश वी एन इज 3 डैश लाइन आनी चाहिए, मैंने 2 ही बनाई है, मेरे पास जगह कम है यहाँ पे। आई टाइम्स आर एन। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, वो क्या, आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री डैश डैश आई आर एन। सेम एक्सरसाइज आपने क्लास 10 में की थी नहीं की थी तो मान लो की थी, फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी। सो आई गेट कैंसल्ड and we get the final result as R equivalent is R1 plus R2 plus R3 dash dash up to Rn। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है, यानी सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटर के केस में उल्टा होता था, सीरीज में कैपेसिटी घट जाती थी, कम हो जाती थी, पैरेलल में बढ़ जाती थी। तो रेजिस्टेंस में देखेंगे पैरेलल में क्या होता है, और दोनों के फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे बच्चों, इसलिए मैंने छोटे हिस्से में लिखा है, बोर्ड को बीच में नहीं यूज नहीं किया। सो नाउ सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही n रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं R1 R2 R3 अप टू Rn, और इनको हमें जोड़ना है पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच सबको जोड़ देंगे हम। ये 2 पॉइंट्स हैं सपोज A एंड B, तो जितने भी रेजिस्टेंसेस जोड़ने हैं हम इन 2 पॉइंट्स के बीच जोड़ देंगे लाइक दिस। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, हम दिखाएंगे शुरू में 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, उसके बाद 3 डैश लाइन, ये नोटेशन है, जब भी आपको n तक ले जाना है या इन्फिनिटी तक ले जाना हो तो भी सेम नोटेशन। देन फाइनली Rn, nवा रेजिस्टेंस, रजिस्टर या रेजिस्टेंस। और बच्चों इस कॉम्बिनेशन को, इस नेटवर्क को, दिस इज नेटवर्क, इस नेटवर्क को, इस कॉम्बिनेशन को सप्लाई देने के लिए मैंने जोड़ दिया बैटरी, V वोल्ट प्लस माइनस, बजट है की लगा दी, ऑन ऑफ की, प्लग की, A और B के बीच। तो जो करंट यहां से चलेगी उसके पास कितने पाथ हैं, A पर पहुंचने के बाद इस करंट को डिवाइड होना है, एंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस इसका डिवीजन होगा। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी, एंड वाइस वर्सा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे नाली में से पानी को बहकर जाना है, आगे जाकर नाली डिवाइड हो रही है कई रास्तों में, तो जिस रास्ते में कम कचरा होगा उसमें से ज्यादा पानी जाएगा, जिसमें ज्यादा कचरा होगा उसमें से कम पानी जाएगा। सिंपल लॉजिक, लाइफ से लिंक्ड। सो माना कि R1 वाली ब्रांच में करंट I1 जाती है, R2 में I2 एंड सो ऑन, I3 अप टू IN। तो हम देख रहे हैं साफ साफ करंट डिवाइड हो गई है, इस सर्किट में करंट डिवाइड हो गई है बच्चों। तो मैं किसको लेकर इक्वेशन फ्रेम करूंगा, यहाँ वोल्टेज को लिया था, यहाँ करंट को लेकर इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिमिलर स्टेप्स यूज करता हूं। सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर और एज शोन इन सर्किट हियर। इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं हम। इफ वी रिप्लेस ऑल n रेजिस्टर्स, ये सारे के सारे n रेजिस्टर्स के नेटवर्क को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर मैं लगा देता हूं कैपिटल R विद रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 अप टू IN, इन सबका स्केलर सम। बट हम जानते हैं ओम्स लॉ वाला जो रिलेशन था उससे लिख सकता हूं, I होगा V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। आल्सो अगर मैं I1 की बात करूं तो वो होगा V अपॉन R1, इसमें जाने वाली करंट फर्स्ट ब्रांच में, सेकेंड ब्रांच में जाने वाली, एंड I2 V अपॉन R2 एंड सो ऑन। IN जो होगा वो होगा V अपॉन Rn। और ये सारी वैल्यूज जब मैं रख देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3
plus dash 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 up to V upon Rn. So V get cancelled throughout and we get the result as जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, गौर कीजिए रेसिप्रोकल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का दैट इज 1 अपॉन R, वो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर। और इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से बच्चे धोखा खा जाते हैं और रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं फाइनली। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के फॉर्मेट चेंज करके इसको यूज करते हैं। आपको इस फॉर्मेट की बजाय यूज करना है बच्चों ये फॉर्मेट जो मैं यहां टॉप पर लिख रहा हूं, R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश अप टू 1 अपॉन Rn। इससे वो गलती नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा 1, 2, 3 और 4 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा, इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1 ओम। इससे सही आएगा, एक बार में गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे। हाँ, अगर दो ही रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो फॉर्मूला रिड्यूस होकर शॉर्ट हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, दो ही रेजिस्टेंस है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 विल बी द इक्विवेलेंट। तो अब हम इसके फीचर्स को कंपेयर कर लें बच्चों। सीरीज में करंट सेम I थ्रू आउट, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इवन लेस, EVEN इवन, उससे भी कम जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमने लगाया है, यानी 1 2 3 4 5 अगर मैं जोड़ता हूं इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1। 100 ओम के साथ अगर मैंने 1 ओम लगा दिया पैरेलल में तो इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1 ओम। कैसे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 100 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1, तो 100 बटा 101 विल बी लेस देन 1 ऑब्वियसली। सो रेजिस्टेंस कम करना है तो हम पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। इफ यू वांट टू डिवाइड द पोटेंशियल ऑन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, जैसे कि आपको मैं याद दिला दूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमने कैपेसिटर का एक स्पेशल क्वेश्चन किया था बच्चों इलेक्ट्रिशियन को, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में। इलेक्ट्रिशियन को कितने कैपेसिटर किस तरह से जोड़ने पड़ेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए थी, ऐसा कुछ था। तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से। तो वहां पर हमने पहले पोटेंशियल को ड्रॉप करके बैलेंस किया था, पोटेंशियल बैलेंस की, फिर कैपेसिटी बैलेंस की। यहां पर भी जब भी आपको पोटेंशियल को डिवाइड करना है ऑन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तो आप सीरीज यूज करेंगे। अब इसको लिंक कीजिए सीरीज, जो दिवाली पे बल्ब लगाते हैं हम रोशनी के लिए, जगमगाहट, उसके कंसेप्ट से। जो चाइना सीरीज को अगर हम छोड़ दें, उसका सर्किट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें 4 सीरीज पैरेलल में रन करती हैं। हम इंडियन सीरीज की बात करें, भारत में जो बनती थी घर पे बना लिया करते थे हम लोग। तो हमारे, अब क्या बोलूं मैं, हमारा जमाना, तो हमारे टाइम जब हम बच्चे थे तो बहुत टाइम था हमारे पास, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, बहुत टाइम था, और हम बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज किया करते थे बच्चों, आपको भी करनी चाहिए। तो बल्ब लाते थे बाजार से, एक बल्ब जो है 6 वोल्ट कंज्यूम करता है, तो एक बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है उस पर ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के लिए डिजाइंड है वो, है ना, स्पेसिफाइड वोल्टेज 6 वोल्ट के लिए डिजाइंड है। जैसे घर में जो हम बल्ब लगाते हैं वो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के लिए डिजाइंड होता है, वैसे वो छोटा वाला बल्ब जो सीरीज में लगता है वो 6 वोल्ट के लिए डिजाइंड है। तो आप अंदाजा लगाओ 240 वोल्ट के लिए हमें डिजाइन करना है तो कितने बल्ब सीरीज में लगाएं जिससे सब पर इक्विवेलेंट ड्रॉप हो जाए 6 वोल्ट। तो 240 वोल्ट अगर आ रहा है और मैंने 40 बल्ब को सीरीज में जोड़ा, तो 40 बल्ब को जोड़ा, हर एक बल्ब पर 6 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो 40 इंटू 6, 6 4 जा 24, 240 वोल्ट। तो सीरीज डिजाइन हो गई बच्चों 240 वोल्ट के लिए। दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल डेटा। तो एक सीरीज में कितने बल्ब लगा देते हैं हम? 40। 40 से ज्यादा लगा देंगे तो सीरीज में बल्ब के फ्यूज होने का खतरा कम हो जाएगा, हालांकि सीरीज डल, डिम जलेगी, क्योंकि एक बल्ब को 6 वोल्ट से कम मिलेगा, इक्वली डिवाइड हो रहा है, सबका रेजिस्टेंस बराबर है। तो और अगर कम लगा दें 39 बल्ब, 38 बल्ब, वही सीरीज बहुत तेज रोशनी देती थी। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे कि एक सीरीज है 39 बल्ब है, उसमें दूसरी सीरीज में 42 बल्ब हैं, कौन सी ज्यादा रोशनी देगी और क्यों। एक कमरे में जलाई हमने, एक बार बारी बारी से जलाई, तो किसमें ज्यादा रोशनी होगी और क्यों। तो उसको हम H = I² RT से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सो लेट्स गेट बैक हियर।
पोटेंशियल डिवाइड करना है देन वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर करंट को डिवाइड करना है देन वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर कर लिए। अब प्रैक्टिकली लाइफ में जो सिचुएशन हम हैंडल करते हैं उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। तो फिर से मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, गेम की तरह हम इसको खेलेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। पर कुछ क्वेश्चंस जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उससे रिलेटेड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस जिसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है? हमने देखा था कि कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस एलॉय है तो भी उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि इन सब्सटेंसेस के लिए, कंडक्टर्स के लिए और एलॉयस के लिए अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिर हमने अभी अभी सीखा सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, पैरेलल में कम हो जाता है। सो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए। पहला सवाल, दिस इज बेस्ड ऑन ग्राफ। आपको दिया हुआ है VI ग्राफ एंड फॉर टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। पहली लाइन R1 को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी R2 को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली का जो स्लोप है यानी ये जो एंगल है इट इज 30 डिग्री एंड दूसरी का जो स्लोप है ये है 60 डिग्री। और आपसे कहा जाता है what will be the value of R1 upon R2, find it. So I think you can do this because we know that R equal to V upon I, or slope of this graph represents directly the resistance because this is VI curve. So you can solve. R1 is nothing but equal to tan 30 degree, जिसकी वैल्यू आपको याद होगी, रटी हुई होगी, एंड R2 is tan 60 डिग्री। अगर मैंने बोला है रटी हुई होगी तो रटी हुई होनी चाहिए, नहीं है तो दोहराइए, साथ साथ मन में दोहराइए, अपने आप रट जाएगी, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जो बार बार यूज होती हैं बच्चों, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी। सो 1030 याद रखने के लिहाज से 1030 छोटा होता है, 1060 बड़ा होता है और √3 का इसमें रोल होता है। सो 1030 इज 1/√3 एंड 1060 इज √3। अच्छा, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्या √3 काट के 1 कर दूं? हाउ मच इज R1 अपॉन R2? तो ये कुछ इस तरह से है कि 1030 की जो वैल्यू उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। कैसे? 1/√3, ये तो हो गया 1030 एंड डिवाइडेड बाय जो डिवीजन में 1060 √3। सो व्हाट वी गेट 1:3। दिस इज द आंसर, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देयर इज अ ग्राफ. This time this is IV graph, and graph is plotted for the same resistance wire R at temperature T1 at temperature T2. एक ही तार आपको जो दिया हुआ है अलग अलग तापमान पर, जैसे मान लीजिए हीटर का तार है, नाइक्रोम वायर, हीटिंग एलिमेंट। जब हीटर बंद था, तार ठंडा था, तब जो उसका रेजिस्टेंस था वो हमने प्लॉट किया वोल्टमीटर अमीटर लगाकर, और अभी जब हीटर को जला दिया, बढ़िया एकदम रेड हॉट है, इस टाइम पर वोल्टमीटर अमीटर की रीडिंग थोड़ी सी डिफर करेगी, फिर से हमने ग्राफ प्लॉट किया। सो यू हैव टू टेल द एप्रोप्रिएट सिंबल और साइन इन बिटवीन T1 एंड T2। क्या T1 T2 बराबर होंगे? कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा? कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा?
अपना अपना जवाब सबको तैयार कर रखना है बच्चों। इंटरैक्टिव है क्लास, आपको जवाब अपना तय करना है, एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आपको ये वहां पे बताने वाला तो है नहीं, कोई चेक करने वाला है नहीं, तो खुद ही स्वयं मूल्यांकन करना है। तो जिन बच्चों ने बनाया है ये सिंबल, क्या वो सही है, या जिन बच्चों ने बनाया है ये सिंबल वो सही है? जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया था एक पक्ष में बोलो, 1 और 2 तय कर लो, 1 और 2। सो द करेक्ट आंसर इज, बिकॉज ध्यान से देखो, ये वीआई ग्राफ नहीं आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ के स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसका स्लोप कम दिख रहा है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस बड़ा है, और जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस छोटा है। रेजिस्टेंस बड़ा कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन RT इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, अल्फा पॉजिटिव। इसका मतलब जो छोटा दिख रहा है वो तो बड़ा है, तो करेक्ट सिंबल इज symbol number 2. T2 is greater than T1 because this is IV graph, it is not VI graph. तो ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। जब भी आप ग्राफ देखें पहले तय करें एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है और किस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो जिन बच्चों ने सही कर लिया उनको बधाई, जिन्होंने धोखा खाया वो सावधान रहें, अभी और मौका है और अब धोखा नहीं खाना है। So let's start with question number 3. हम कंसेप्ट्स को और कॉम्प्लेक्स करते हैं। You are given 2 रेजिस्टेंस वायर्स, आपको 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस, यानी ऐसे मान लीजिए एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, 2 ओम 3 ओम, एक छोटा रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस। हम इनको यूज कर रहे हैं 3 तरीके से। अकेला छोटा वाला लगाया तब ग्राफ प्लॉट किया, अकेला बड़ा वाला लगाया तब ग्राफ प्लॉट किया, दोनों को सीरीज में जोड़कर लगाया फिर ग्राफ प्लॉट किया। तो अब मेरे पास ग्राफ 3 है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3। कैसे मिले हैं ये ग्राफ? आपको मैच द कॉलम में बना सकता हूं, उसमें बनाकर दे सकता हूं मैच द कॉलम। एक है हमारे पास smaller resistance, small resistance, for example 2 ohm। दूसरा हमारे पास larger या bigger resistance, suppose 3 ohm, बड़ा वाला। और तीसरा है इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो आपको तय करना है कि मैं यहां पर क्या लिखूं, 1 2 3 3 2 1 2 1 3, क्या लिखूं? मैच द कॉलम। और जो आपको लगता है यहां पे आना चाहिए आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में वेरिफिकेशन के लिए, स्व मूल्यांकन लिख लीजिए। लेट्स चेक। ओके, दिस इज VI ग्राफ। सो स्लोप डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। जो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका होगा? हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? नंबर 3। छोटा वाला कौन सा? जिसका स्लोप कम, यानी नंबर 1, एंड बड़ा वाला कौन सा? नंबर 2। आई थिंक यू गॉट इट। समझ में आ गया हो बच्चों? समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड कीजिए इसको, वीडियो को, और दोबारा से देख लीजिए। और उससे पहले एक ट्राई और मार लो। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों, क्वेश्चन के थ्रू हम दूसरे क्वेश्चंस को समझते हैं। सो ट्राई विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज द ग्राफ। कॉम्प्लेक्सिटी में और बढ़ा रहा हूं, जो होशियार बच्चे हैं वो ध्यान दें, जो कम होशियार समझते हैं अपने आप को वो अपने आप को किसी से कम ना समझें, वो भी होशियार हैं, वो भी ध्यान दें। अगर ध्यान दे रहे हैं तो सही जवाब बड़े आराम से निकलेगा। जस्ट इट इज मैटर ऑफ अवेयरनेस ओनली। बच्चा आगे बैठ रहा हो
या पीछे बेंच पर बैठा हो क्लास में, डजंट मैटर, पीछे जो बैठा है अगर वो भी अवेयर है, ध्यान दे रहा है, बेटर परफॉर्म कर सकता है। मेरे पास फिर से वही दो रेजिस्टेंस है बच्चों, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, पर अब की बार जब मैंने जोड़ा है तो इस तरह से जोड़ा है कि खाली छोटा वाला लगाया, खाली बड़ा वाला लगाया और फिर दोनों को पैरेलल में जोड़कर लगाया। मैंने ग्राफ बना दिया पर मैं भूल गया कि कौन सा ग्राफ किसका था। ठीक है, तो 3 ग्राफ मुझे दिख रहे हैं पेपर पर, 3 ग्राफ्स आर विजिबल हियर, नंबरिंग है उनकी, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैं भूल गया बनाकर कि कौन सा किसका ग्राफ था, पर मुझे ये पता है एक था छोटा वाला रेजिस्टेंस 2 ओम हो सकता है, एक था बड़ा वाला रेजिस्टेंस, और एक बार मैंने उनको पैरेलल में जोड़कर लगाया है और फिर ग्राफ खींचा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ अगेन यू हैव टू मैच द कॉलम, आपको पहचान के बताना है, मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं 1 2 3 3 2 1 क्या, कौन सा किसका, कौन सा ग्राफ एक्चुअल में किस रेजिस्टेंस के लिए प्लॉट किया गया होगा। सो फाइंड इट। सबको लिखना है बच्चों आंसर, अपनी कॉपी पे लिखो, आंसर लिखना जरूरी है और एक्सेप्ट भी करना, गलत हो जाए तो एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को मानना, गलती को मानोगे तो सुधार होगा, तब अगली बार इंप्रूवमेंट आएगा। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानते, उसको दूसरों पर थोपते हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने के चांस है। अगली बार फिर से सेम मिस्टेक आप रिपीट करेंगे। और गलती नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, रीजन अब दोबारा वो गलती नहीं होगी। सो लेट्स सी, सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है, यहां पर सॉल्यूशन बता रहा हूं, अगर अभी तक नहीं निकाला सॉल्यूशन तो पॉज कर लो, वीडियो निकाल लो, फिर आंसर लिखने के बाद देखो ये IV ग्राफ है बच्चों, IV तो स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें पता है दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाता है, यानी लेस देन, अगर 2 और 3 ओम है तो लेस देन 2 ओम हो जाएगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि IV ग्राफ है, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो सबसे कम रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है, और वो कौन सा हुआ, नंबर 3, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब है बड़ा और छोटा, सबसे कम स्लोप जिसका है वो होगा बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप कम है, IV ग्राफ है, स्लोप का रेसिप्रोकल बड़ा होगा, तो बड़ा रेजिस्टेंस ये हुआ 1, तो ऑब्वियसली स्मॉल रेजिस्टेंस 2 वाला है। तो मैं समझता हूं कंसेप्ट आपके पकड़ में आया होगा बच्चों, और क्वेश्चंस करने में मजा भी आता है, हमको मजा आया होगा आपको। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लेंगे, और सीरीज पैरेलल का जो विजुअलाइजेशन है, पहचानना बहुत बड़ी बात है, जीवन में सही और गलत की पहचान जरूरी है। वैसे ही सर्किट्स में पहचान जरूरी है, कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में पैरेलल में, करंट डिवाइड होगी, वोल्टेज डिवाइड वगैरह वगैरह, तो उसकी ट्रेनिंग में आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैप्पी लर्निंग।